अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम साइमा खान, रोल नंबर 1731। लास्ट टॉपिक में हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज देख रहे थे। वहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू था। वहाँ हमने देखा था कि इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हाउ अ हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक्स टू फॉर्म टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, and in this process large amount of heat is released which is used as energy, and that energy forms electricity. आज हम देखेंगे न्यूक्लियर प्रोसेस में जो न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैनेजमेंट किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट। Radioactive wastes are of three types. First of all, operational waste. These are the wastes that are produced at the reaction site in the reactors. Then demolition waste, ये destructive waste आ जाते हैं. And then spent nuclear waste, जो used nuclear fuel है वो spent nuclear waste बना देता है. Operational waste. Roughly 85% nuclear waste is operational waste and is produced from protective clothing contaminated with radioactive waste. मतलब सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट है ऑपरेशनल वेस्ट जो रिएक्शन साइट पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो प्रोटेक्शन के लिए हम क्लॉथ्स यूज़ कर रहे थे मतलब ग्लव्स वगैरह, वो जब कंटामिनेट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट से, फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशन उसमें से रिलीज होती हैं, दैट काज प्रॉब्लम्स। दीज आर लो और मीडियम एक्टिव वेस्ट, मतलब हाईली एक्टिव नहीं होते, मीडियम एक्टिव होते हैं, मच हाई रेडिएशन रिलीज नहीं कर रहे। देन डिमोलिशन वेस्ट, these are also low or medium active waste. However, core components and structures near core are highly active and must be isolated for thousands of years. वैसे तो ये लो और मीडियम एक्टिव वेस्ट होते हैं, लेकिन जहाँ बेसिक रिएक्शन हो रहा है उसके कोर में एंड स्ट्रक्चर्स नियर कोर आर हाईली एक्टिव और दीज मस्ट बी आइसोलेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, अदरवाइज दीज का प्रॉब्लम्स हाईली एक्टिव होते हैं, इनको आइसोलेट करना पड़ता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए। Then spent nuclear waste. Spent nuclear fuel is 5% by volume but accounts for 99% of radioactive waste. बाई वॉल्यूम तो ये सबसे कम है लेकिन हाईली एक्टिव होते हैं, 99% रेडियो एक्टिव रेडिएशन यहीं से रिलीज हो रही हैं। कि दीज वेस्ट शुड मस्ट बी आइसोलेटेड फॉर एटलीस्ट 1 लाख ईयर्स। 1 लाख ईयर्स तो उनको आइसोलेट करना पड़ता है एंड देन ट्रीटेड टू मेक इट लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट। फिर भी ट्रीट भी एसेंशली करना होता है इनको ताकि ये लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट में चीज़ को चेंज किया जा सके। फर्स्टली इट इज़ स्टोर्ड फॉर 30 to 50 ईयर्स इन डीप वाटर रेजरवायर टू डिसिपेट 90% रेडिएशन। मतलब डीप वाटर रेजरवायर में जब डालते हैं तो ट्रीटमेंट होता है और 90% रेडिएशन डिसिपेट हो जाती हैं। एंड देन स्टोर इन टनल्स ड्रिल्ड 400 to 1000 मीटर्स अंडरग्राउंड, देन 400 to 1000 मीटर्स ग्राउंड अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर इसको स्टोर कर देते हैं। Now we look at the fusion energy. Fusion energy is based upon combining two nuclei to form a heavier nucleus to create large amount of energy in the form of heat to produce electricity. This is reverse of fission process. Fission में हम देखते एक हैवी न्यूक्लियाई टूटता था, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई बन रहे थे, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती थी, दैट इज़ यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ 2 न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है, इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फिर हम कंज्यूम करते हैं। सन इज़ एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इसकी नेचुरल एग्जांपल है सन। दिस प्रोसेस इज़ पावर्ड बाय ऑर्डिनरी इनएक्सपेंसिव मटेरियल्स एंड नो हजार्डस वेस्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। इसके एडवांटेज भी बताए हुए हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एज इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स। इसको हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इस वजह से इसकी हैंडलिंग ज़रा टफ हो जाती है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। जहाँ इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रोवाइड मच हायर एनर्जी देन केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। केमिकल ऑक्सीडेशन की निस्बत न्यूक्लियर पावर ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। टुडे इन 25 कंट्रीज मोर देन 400 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर प्रोवाइडिंग 17% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। 17% इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऑपरेट करते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ एक्सपेंसिव एंड कार्बन फ्री। ये एक्सपेंसिव तो होती है बट एसेंशली कार्बन फ्री होती है, मतलब लेस पोल्यूटेड होती है। ये इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ह्यूज रिस्क्स एंड इज़ हाईली डेंजरस फॉर लिविंग बीइंग्स।
मतलब जो हज़ार्डस रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं वो ह्यूमन बींग्स में हेल्थ हैजर्ड्स काज करती हैं, मतलब कैंसर वगैरह ये रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से ही होता है, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस रिलीज़ हो रही हैं। द मेजर प्रॉब्लम इज़ रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल एंड द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन। उसका मेन कॉज वो प्रॉब्लम वो ये है कि डिस्पोजिंग में प्रॉब्लम होती इशूज़ आ रहे हैं, एंड सेकंड अगर डिस्पोजिंग के बाद लीकेज हो जाती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं, वो भी काफ़ी हेल्थ हैजर्ड्स काज करती हैं। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। अब हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये नेचुरल सोर्सेज से आ रही है। द मेजर सोर्सेज आर सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड, जियोथर्मल हीट एंड बायोमास। एक्सेप्ट जियोथर्मल एनर्जी, ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से ही आ रही है मोस्टली सारी एनर्जी। अब रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हम देख लेते हैं कितनी टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल विंड एनर्जी की डिटेल देखते हैं। द अर्थ रिसीव्स 1.74 into 10⁻17 watts of power per hour from the sun. Is too much high amount of energy that is coming from the sun. About 1 to 2% of it is converted to wind energy. 1 to 2% हम wind energy में convert करते हैं, and this is even too much high that it is 50 to 100 times more than the energy converted to biomass by all plants on the earth. मतलब सन का एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रही है उसका 1 to 2% पे इतना हाई है कि जो प्लांट बायोमास कन्वर्ट कर रहे हैं, बायोमास में कन्वर्ट हो रही है, उससे भी 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा बनती है सिर्फ 1 to 2% विंड एनर्जी। विंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन एंड डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। ये विंड प्रोडक्शन की रीज़न बताई हुई है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, प्रेशर कम हो जाता है, फिर विंड इज़ प्रोड्यूस्ड। डेनमार्क एंड पुर्तगाल आर इंक्रीजिंगली यूज विंड एनर्जी टू रिप्लेस ऑयल डिपेंडेंसी। ऑयल डिपेंडेंसी को रिप्लेस करने के लिए वो विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं कि ये पोल्यूशन लेस काज करती है विंड एनर्जी। अ विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स विंड्स काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। Wind turbines are usually installed in groups or wind farms either on or offshore. उन एरियाज़ में विंड टर्बाइंस वगैरह हम लगाते हैं जहाँ कंटिन्यूस विंड स्पीड होती है। विंड टर्बाइंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ओनली अंडर राइट विंड स्पीड, मतलब एक स्पेसिफिक विंड स्पीड पे ही विंड टर्बाइंस वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड टर्बाइंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑपरेटिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड and wind around 12 to 14 meter per second. Windmill operates windmill at full power. तो 4 मीटर पर सेकंड पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है विंड टर्बाइंस की, और जो मैक्सिमम वर्किंग होती है वो 12 to 14 मीटर पर सेकंड पे होती है। इससे लो 4 मीटर से लो पे विंड टर्बाइन वर्क नहीं करते। इन स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ 25 मीटर पर सेकंड टर्बाइंस आर शट ऑफ टू प्रिवेंट अननेसेसरी वियर एंड टियर। मतलब जब आंधी वगैरह चल रही होती है बहुत तेज़ हवा में, तो तब हम टर्बाइंस को शट ऑफ कर देते हैं किसी भी नुकसान वगैरह से बचने के लिए। हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम द विंड इज़ मोस्ट क्लीनेस्ट वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज इट प्रोड्यूसेस नो ग्लोबल वार्मिंग और टॉक्सिक इमिशंस। विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मोस्ट क्लीनेस्ट वे है कि कोई ग्लोबल वार्मिंग या टॉक्सिक इमिशन वगैरह से प्रोड्यूस नहीं हो रही। ये विंड मिल दिखाई हुई है किस तरह से। ये विंड मिल है, जब हवा चलती है तो विंड टर्बाइंस के फैंस रोटेट करते हैं, फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर वो ट्रांसफार्मर के ज़रिए से नेशनल ग्रिड तक पहुंचाई जाती है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए घरों में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जो फिर यूज़ हो रहे हैं हमारे घरों में। ये मतलब एक तो घरों को सप्लाई करना हो तो फिर एक दो इस तरह से विंड मिल्स लगाई जाती हैं, अदरवाइज़ पूरा फॉर्म बनाया जाता है अगर हाई लेवल्स पर ट्रांसफॉर्म करनी है इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड एनर्जी के बाद आ जाती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ derived फ्रॉम द सन बाय सोलर रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट लाइट एंड हीट। तब जो सोलर एनर्जी या लाइट रेडिएशंस की सूरत में डिराइव की जाती है या हीट रेडिएशंस की सूरत में। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सन इज़ जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ हीट इंजन्स एंड फोटोवोल्टिक्स। मतलब हीट रेडिएशंस को अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है तो हीट इंजन्स यूज़ हो रहे हैं, और अगर लाइट रेडिएशंस को कन्वर्ट करना है तो फोटोवोल्टिक्स यूज़ करते हैं हम। अदर सोलर एप्लीकेशंस इंक्लूड स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग थ्रू सोलर आर्किटेक्चर। मतलब स्पेस क्राफ्ट में जो स्पेस कूलिंग वगैरह होती है, सोलर कुकिंग, माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह में ये इस्तेमाल हो।
डे लाइट, सोलर हॉट वाटर एंड हाई टेम्परेचर प्रोसेस हीट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, ये सारी हीट हम सोलर एनर्जी से रिलीज ले रहे हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा जो सनलाइट कन्वर्ट होती है वो फोटोवोल्टिक सेल्स के ज़रिए से चेंज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में। A semiconductor material is used in photovoltaics to absorb radiations from the sun. On absorbing radiations, it emits electrons which are harnessed as electricity. ये फोटोवोल्टिक्स का मेजर जो प्रिंसिपल बताया हुआ है कि जब सनलाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, वो हायर एनर्जी लेवल्स को जाते हैं और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन सर्किट से मूव करते हैं तो एज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सोलर एनर्जी इज़ अ रिसोर्स दैट इज़ नॉट ओनली सस्टेनेबल फॉर एनर्जी कंजम्पशन, इट इज़ इनडेफिनेटली रिन्यूएबल। मतलब जब तक सनलाइट है, जब तक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये हमने वर्किंग ऑफ अ सोलर पैनल दिखाई हुई है, जो सोलर प्लेट्स वगैरह हमारी होती हैं कि कैसे जब सन से लाइट पड़ती है, ये एक फोटोवोल्टिक सेल बनाया हुआ है सिलिकॉन का, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, नीचे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फिर जब सर्किट में से मूव करते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वाटर डिराइव्ड एनर्जी, जो वाटर ओशंस वगैरह से हम एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। द मोस्ट प्रोमिसिंग पावर जनरेटिंग करंट टेक्नोलॉजी इज़ वाटर डिराइव्ड। मोस्ट प्रोमिसिंग जनरेटिंग सोर्स है। दिस इंक्लूड्स हाइड्रो पावर, टाइडल पावर एंड वेव पावर। मतलब वाटर से जो एनर्जी हम रिलीज़, या तो वो हाइड्रो पावर की सूरत में होती है, टाइडल पावर या वेव पावर की सूरत में होती है। टाइड्स आर द राइज एंड फॉल इन द सी लेवल प्रोड्यूस्ड बाय द पुल ऑफ द मून। कि मून की अट्रैक्शन की वजह से जो सी लेवल राइज और फॉल होता है तो वो वेव्स क्रिएट होती हैं और उन वेव्स को फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अराउंड द कोस्ट ऑफ आयरलैंड द सी लेवल राइजेज एंड फॉल्स ट्वाइस डेली। मतलब दिन में आयरलैंड में दिन सी लेवल 2 टाइम्स राइज करता है, 2 टाइम्स फॉल करता है, जिसकी वजह से टाइड्स बनती हैं एंड देन टाइडल एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर वही टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग बैराजेस और डैम्स। बैराज और डैम वगैरह हम बनाते हैं फिर जहाँ से टाइडल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। देयर आर ओनली 40 साइट्स अराउंड द वर्ल्ड विच आर मोस्ट useful for tidal power generation with the overall potential of 3000 gigawatts। मतलब ओनली 40 साइट्स हैं जो मोस्ट यूज़फुल हैं, वो 3000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं इन बोथ टाइडल एंड हाइड्रो पावर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टाइड्स इज़ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी बाय टर्निंग अ टरबाइन। मतलब जहाँ टाइड्स वगैरह होती हैं या हाइड्रो पावर को अगर हमने कंज्यूम करना है तो वहाँ पे हम टरबाइंस लगाते हैं। वो टरबाइंस फिर पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय दैट मैकेनिकल एनर्जी। द टाइड्स रेज एंड फॉल डेली बेसिस पर टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं एंड इट टेक्स 12.5 आवर्स टू कंप्लीट टाइडल साइकिल। मतलब 12.5 आवर्स लगते हैं एक टाइडल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, तो मतलब एक दिन में तकरीबन 2 टाइडल साइकिल्स प्रोड्यूस होते हैं। Dam-like structures called barrages can be built across the mouths of natural tide basins with sluice gates। मतलब जहाँ नेचुरली हम देखते हैं हाई टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वहाँ पे हम डैम लाइक स्ट्रक्चर से बैराज कहते हैं वो तामीर कर देते हैं। फिर दीज हैव स्लूज गेट्स। मतलब ये पहले वाटर लेवल को राइज करते हैं देन फॉल करते हैं, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एफिशिएंट वेज हैं। The tidal turbines are designed to work in both clockwise and anti-clockwise directions to obtain maximum energy from tides। तो हमने वेज देखने होते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी हम ले सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो उसके लिए हम टरबाइंस इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जिसकी वजह से फिर मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती रिलीज़ हो जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। टाइडल पावर इज़ मोर रिलायबल एंड प्रेडिक्टेबल दैन विंड। विंड की निस्बत ज़्यादा रिलायबल होती है कि विंड कंटिन्यूस कभी होती है नहीं रहती, लेकिन वाटर ने तो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं ट्वाइस अ डे, इसलिए मोर रिलायबल है। इट्स ओनली ड्रॉबैक इज़ दैट इट अफेक्ट्स इकोलॉजी ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स। का एक ही ड्रॉबैक है और वो ये है कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करती है।
मतलब ज़ाहिर है जब हम डैम बैराजेस वगैरह की कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ मैरीन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम जियोथर्मल एनर्जी एज नेम शोज दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ से एनर्जी आ रही है वो जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी, इसके अब सोर्सेज देख लेते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। कि इसका एक सोर्स तो ये है कि जब प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हुई थी। वो हीट जो ओरिजिनेशन हुई थी उस टाइम में वो भी अभी तक मतलब कंज्यूम हो रही है, एज अ जियोथर्मल एनर्जी यूज़ होती है। फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मिनरल्स का रेडियो एक्टिव डिके कंटिन्यूसली हो रहा है, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटी, जब कोई लावा वगैरह फट जाता है उसकी वजह से भी हीट रिलीज़ होती है, फिर वो एज ए एनर्जी यूज़ होती है एज ए टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एंड फ्रॉम सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस। जो सरफेस में सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, सन से लाइट अब्जॉर्ब होती है, वो भी जियोथर्मल एनर्जी के तौर पे जानी जाती है। द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सरफेस ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स कोर। मतलब जैसे जैसे हम ज़मीन से नीचे की तरफ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जो सरफेस से ज़मीन से नीचे की तरफ टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है उसको हम जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। This drives a continuous conduction of thermal energy in the form of heat from the core to the surface. अब जाहिर है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट मूव करती है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर हीट मूव कर रही है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, फिर इस वजह से नीचे से हीट मूव करती है ऊपर सरफेस की तरफ आती है। इन जनरल द टेम्परेचर राइजेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 36 मीटर बिलो and maximum temperature is around 4000 to 6000 degree centigrade at center of the earth। मतलब जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हैं एवरी 36 मीटर्स पे टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाता है, और अर्थ से कोर के दरमियान तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर 4000 टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। इतना हाई टेम्परेचर कि वो सन के इक्वल हो जाता है टेम्परेचर दोबारा ज़मीन के दरमियान तक पहुँचते पहुँचते नीचे से अर्थ सरफेस से नीचे। Radioactive nuclei with long half-lives embedded within Earth provide 70% of the geothermal energy। मतलब 70% ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी जो है वो रेडियो एक्टिव डिके जो हो रहा है नीचे लॉन्ग हाफ लाइफ वाले न्यूक्लियाई का, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। एंड द रिमेनिंग एनर्जी कम्स फ्रॉम रेजिडुअल हीट लेफ्ट फ्रॉम द हीट फॉर्मेशन अर्थ फॉर्मेशन। मतलब बाकी जो 30% एनर्जी है वो जो ही अर्थ फॉर्मेशन के दरमियान हीट रिलीज़ हुई थी वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ एक ड्राई पार जियोथर्मल पावर प्लांट दिखाया हुआ है कि नीचे अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है, फिर जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट मूव करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर एरिया टू द लोअर टेम्परेचर एरिया। फिर ये प्रोडक्शन वेल मतलब जो नीचे वाला सरफेस एरिया है वहाँ से हीट ऊपर आती है, वो टरबाइंस को मूव आउट करती है, फिर जो हीट मतलब बच जाती है वो वापस आती है, और टरबाइंस जब मूव करता है तो उससे जनरेटर चलता है, और फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लोड्स। ये भी एफिशिएंट वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, मतलब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इसकी वजह से नहीं हो रही, तो नेचुरली हीट है अर्थ के नीचे से वही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो एफिशिएंट वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। देन आ जाते हैं बायोफ्यूल्स। बायो नेम से ज़ाहिर हो रहा है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बायोफ्यूल्स है। बायोफ्यूल इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल हुज एनर्जी इज़ डीराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन। अब नीचे जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस वगैरह होता है, बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन हो रही है, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो फिर एज ए बायोफ्यूल्स यूज़ होती है। Biofuels are becoming popular due to their sustainability, reduction of greenhouse gas emissions and regional development। अब biofuels are becoming popular day by day। क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? क्या एक तो ये इंतहाई मुनासिब है, सेकेंडली ग्रीन हाउस गैसेस की ज़्यादा इमिशन नहीं हो रही, बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं, एंड रीजनल डेवलपमेंट एट द साइट ये प्रोड्यूस हो जाते हैं।
अब बायोफ्यूल्स की दो इन्होंने मेन बताई हुई हैं टाइप्स, बायो इथानॉल एंड बायो डीजल आर टू मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल्स। ये मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल्स हैं। ये जो बायो इथानॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग शुगर केन और स्टार्च। बायो इथानॉल शराब की एक टाइप है जो शुगर केन और स्टार्च से हम ऑब्टेन करते हैं। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल। पहले ये पेट्रोल की जगह बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन फिर ड्राइवर्स ने मतलब शराब के तौर पे इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। एक्सीडेंटल रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। ज़ाहिर अब ड्रिंक की हुई ड्राइवर ने, तो फिर वो एक्सीडेंटल रेशो इंक्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से फिर पेट्रोल को हमने बनाना शुरू किया कि ताकि इथानॉल वगैरह और एक्सीडेंटल रेशो को डिक्रीज़ करने के लिए एज शराब को हम अब एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते गाड़ियों में। दूसरी टाइप है इसकी बायोडीज़ल। बायोडीज़ल इज़ अ फ्यूल इक्विवेलेंट ऑफ पेट्रोल डीजल विद एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स डेरिवेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। बायोडीज़ल जो है सेम पेट्रोल डीजल की तरह होता है। फ़र्क क्या है कि ये बायोलॉजिकल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है और वो केमिकल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। बायोडीज़ल इज़ ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसएस्टरिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब फैट्स एंड ऑयल्स के हम जब ट्रांसएस्टरिफिकेशन करवाते हैं तो बायोडीज़ल बन जाता है। और इसके अलावा इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेस्ट रिसाइकल्ड कुकिंग ग्रीस कैन आल्सो बी यूज टू मेक इट। वेस्ट रिसाइकल्ड जो कुकिंग ग्रीस से भी इसको बनाया जा सकता है। बायोलॉजिकल सोर्सेज से बायोफ्यूल्स ऑब्टेन हो रहे हैं सारे। तो ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सारे हमने देखे हैं। इसमें पहले विंड एनर्जी, तो उसको हमने देखा। देन सोलर एनर्जी इनडेफिनेटली रीन्यूएबल है, क्योंकि जब तक सनलाइट है तब तक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। देन वाटर डिराइव्ड को देखा हमने। देन जियोथर्मल पावर प्लांट को देखा कि अर्थ सरफेस से कैसे आ रही है हीट, जो प्लैनेट ओरिजिनेशन के टाइम पे हीट रिलीज़ हुई थी वो अभी तक यूज़ हो रही है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और जो देन बायोफ्यूल्स हमने देखे हैं। बायोफ्यूल की दो टाइप्स हैं, बायोडीज़ल और बायो इथानॉल। बायो इथानॉल को मोस्ट हम अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। वैसे तो ये लेस पोल्यूशन काज करता है, लेकिन वो एक्सीडेंटल रेशो शराब यूज़ के जैसे कम ज़्यादा कंजप्शन नहीं कर सकते। और बायोडीज़ल है जो पेट्रोल डीजल की तरह से होता है, बस ये बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनता है। और पेट्रोल डीजल जो है वो केमिकल सोर्सेज के ज़रिए से बनाते हैं हम।